हेलो बच्चों, आप सब बच्चों को गुड इवनिंग। बच्चों, आज हम चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के कुछ एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले कि बच्चे हम आगे स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है उसमें से थोड़ा सा रिपीट करते हैं। सो बच्चों, ये है फर्स्ट, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम इज फाउंड बाय रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। स्पेक्ट्रम क्या है? बंच ऑफ कलर्स है। तो हाउ इट फॉर्म्स? इट इज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। डिस्पर्शन आपको मालूम है, डिस्पर्शन इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, उसको डिस्पर्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन आल्सो यू नो, रिफ्रैक्शन है whenever incident ray passes from one medium to another, then refraction takes place at the boundary of the two mediums whenever there is change in medium, है ना। अब बच्चों, इसमें आता है रेनबो। रेनबो आप कैसे बनता है? सो रेनबो बच्चों, ये डायग्राम है। इफ यू सी टू द डायग्राम ऑन द लेफ्ट, तो ये डायग्राम में सनलाइट आ रही है, इंसिडेंट रे सनलाइट है, विच इज ए व्हाइट लाइट। हम सनलाइट इज ए व्हाइट लाइट। अब ये क्या होगा बच्चों? तो एक रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप एटमॉस्फेयर में है। उस रेन ड्रॉप में दैट इज लाइक ए स्फेरिकल ड्रॉप। रेन ड्रॉप स्फेरिकल शेप होती है। अब उसमें लाइट रे एंटर करेगी, सो देयर इज ए चेंज ऑफ मीडियम, वाटर मीडियम आ जाएगा रेन ड्रॉप का। सो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। तो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन से क्या होगा? साथ साथ डिस्पर्शन भी होगा। तो फिर रेन ड्रॉप स्ट्राइक करेगी एट द बाउंड्री, और फिर अगेन इट विल रिफ्लेक्ट। यहां पर ये रिफ्लेक्ट होगी। जैसे आपको मैं डायग्राम में बताऊं तो क्या होगा, ये सनलाइट इंसिडेंट रे है, ऐसे ट्रेवल हुई। अब क्या होगा इस पॉइंट पर? ये पॉइंट को मैं नेम दे देता हूं ए पॉइंट। ये ए पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा और डिस्पर्शन होगा। अब ये देखो, दो कलर की लाइट दिख रही है ना, एक रेड और एक थोड़ी वॉयलेट टाइप। सो आपको स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो गया यहाँ पे एट ए पॉइंट। अब मोर देन वन कलर ऑफ लाइट इज पासिंग इन दी रेन ड्रॉप। अब यहां पर एट पॉइंट बी क्या होगा? इट विल रिफ्लेक्ट। यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा, पार्ट ऑफ द रे विल गो आउट आल्सो, पर हम अभी सिर्फ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट देख रहे हैं। सो ये रिफ्लेक्ट हुई। आफ्टर रिफ्लेक्शन अगेन यहां पर क्या होगा? इट एट पॉइंट सी रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, और नाउ स्प्लिटिंग विल नॉट टेक प्लेस, क्योंकि जितने स्प्लिटिंग होनी थी वो हो चुकी है। अब दे विल बी कलरफुल रेन ड्रॉप स्टार्टिंग फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, स्पेक्ट्रम रेन ड्रॉप का क्या होता है? विब ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, लाइक दिस, विब ग्योर। सो ये स्पेक्ट्रम विल फॉर्म। सो रेन ड्रॉप की डेफिनेशन, इसमें रेन ड्रॉप, रेनबो को हम समझते हैं। रेनबो क्या है? इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स। कहां पर होगा? एट पॉइंट ए। डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट को, देन रिफ्लेक्ट इंटरनली, इंटरनली रिफ्लेक्ट एट पॉइंट, कहां पर हुआ रिफ्लेक्ट? एट इंटरनली एट पॉइंट बी, and finally refract it again when it comes out from the raindrop at point C. Again refraction is at point C. So rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun.
जिधर सन होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रेन ड्रॉप फॉर्म होता है। तो आपको जिस डायरेक्शन में सन दिखेगा उसको हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको रेन ड्रॉप दिखेगा। सो अगर हम कहें तो ये कहां पर हो रहा है, रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट रे, दिस इज एट पॉइंट ए, देन रिफ्लेक्ट इंटरनली, ये कहां हो रहा है, एट पॉइंट बी, एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द टर्म, ये कहां पर हो रहा है, एट सी। तो ये है ए बी सी, तीन जगह पर कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, एंड देन रेन ड्रॉप विल फॉर्म। सो रेन ड्रॉप कैसे फॉर्म होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। ओके, अब नेक्स्ट इज, हमने एक और किया था, क्या किया था बच्चों, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर में जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है उसका मैंने आपको बताया था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। So twinkling of star is due to atmospheric reflection of starlight. अब ये डायग्राम है लेफ्ट में, रे पाथ, एक्चुअली स्टार यहाँ है, रे रिफ्लेक्ट होती रहेगी एट एवरी, continuously it will refract due to continuous change in refractive index of the medium, और आपको यहाँ पर apparent position यहाँ दिखेगी। So the refractive index of the atmosphere increases gradually in downward direction, ये downward direction है, यहाँ लिखा हुआ refractive index increasing in downward direction। तो क्या होगा, जैसे जैसे रे नीचे आएगी it will bend towards the normal, और the apparent position of the star is slightly different from the actual position। actual position is here, actual position कहाँ पर है, A, एंड apparent position है ये B, apparent position है B। सो अगर आपको पूछे क्वेश्चन में आए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, बिकॉज रिफ्रैक्शन, कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन हो रहा है इन द एटमॉस्फेयर, एंड दिस इज पॉइंट B। ओके, apparent position। सो ये जस्ट रिपीटिशन है। अब हम बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले हम ये वाले एक्सरसाइज करते हैं, फिर हम ओके। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, है ना, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को एडजस्ट करते हैं, आई लेंस जो है उसका फोकल, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था पोजीशन ऑफ द इमेज इज फिक्स्ड, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, रेटिना को हम आगे पीछे तो नहीं हो सकता, आई तो आई है, आई का साइज तो नहीं बड़ा होगा, सो ओनली फोकल लेंथ ऑफ द लेंस चेंज होता है। सो हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होगा, आई कभी नियर का देखेगी, कभी फार का देखेगी। तो अगर आपके पास कुछ भी ऐसी इक्वेशन है, जैसे अगर मैं आपको कहूं a + 4 = c, तो अगर a की वैल्यू चेंज होगी तो c विल आल्सो चेंज, ऐसे ही जैसे जैसे a चेंज होगा c विल चेंज, a1 होगा c विल बी 5, a2 होगा तो वन ऑफ द वैल्यू विल चेंज, तो दूसरे की भी चेंज ऑटोमेटिकली होगी बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। सिमिलरली 1/f लेंस में क्या होता है, 1/v - 1/u, so 1/v, v is fixed, so this is constant, ये तो चेंज हो नहीं सकता पोजीशन ऑफ द इमेज क्योंकि रेटिना पर बनेगी। सो u is to change, u चेंज होगा, u चेंजेस, तो सेटिस्फाई कैसे होगा, f को भी चेंज होना पड़ेगा, f को भी चेंज होना पड़ेगा, तभी v कांस्टेंट रह सकता है। सो दैट f विल चेंज, तो अब क्यों होता है, क्या है, दिस फोकल लेंथ चेंज ऑफ द आई लेंस इज ड्यू टू एकोमोडेशन, ये हमने बताया था। ओके, अब द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, कहां पर इमेज बनती है ह्यूमन आई की, इज फॉर्म्ड एट द रेटिना, अभी बात हुई,
द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल आई, किसी यंग एडल्ट की विद नॉर्मल आई क्या होगा 25 सेंटीमीटर। केयरफुल रहना, 25 मीटर आंसर मत कर देना, 25 सेंटीमीटर, दिस इज इंपॉर्टेंट, नियर डिस्टेंस नॉर्मल आई का। ओके, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन। चेंज इन फोकल लेंथ जो हमने फर्स्ट में बोला, जो एकोमोडेशन है, सो फोकल लेंथ आई लेंस का इस चेंजेस, हु चेंजेस, किसके कारण चेंज होता है? दिस इज ड्यू टू सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स आई को प्रेस करती हैं या एलोंगेट करती हैं, तो फोकल लेंथ आई लेंस का चेंज होता है। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर minus 5.5 diopter for correcting his distant vision. For correcting his near vision, he needs a lens of power plus 1.5 diopter. What is the focal length of the lens required for correcting distant vision and near vision? Okay, so first हम करते हैं डिस्टेंट विजन का, करते हैं फिर नियर विजन का करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्टेंट विजन। पावर कितनी है? इज -5.5 डायोप्टर, डी से लिखते हैं। सो माइनस है, सो इट इज नेगेटिव साइन है, तो मैंने आपको बताया हुआ है। सो इट इज ए कॉनकेव लेंस। और फोकल लेंथ और पावर का रिलेशन क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f, एंड आपको फोकल लेंथ निकालनी है, और F इज इक्वल टू 1/P इज इक्वल टू -5.5। सो इसका क्या होगा? यू कैन कैलकुलेट। सो F इज इक्वल टू -1/5.5, तो 10, सो 2/11 इज इक्वल टू 0.18 मीटर फोकल लेंथ हो गया। अब सेकंड, नियर विजन। नियर विजन, नियर विजन, नियर विजन तो पावर इज प्लस 1.5 डायोप्टर, सो पॉजिटिव साइन मीन्स क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस। एंड फोकल लेंथ क्या होता है? 1/P इज इक्वल टू 1/1.5 और इंटू 10, ये डेसिमल हटा देंगे, सो इट इज 2/3 is equal to 0.67 meter. Whenever power is in diopter, so focal length is in meter. So next question बच्चों, sixth question पढ़ो। ओके, सिक्स क्वेश्चन पढ़ो, लेट मी सी आप क्या समझते हैं। अब सिक्स क्वेश्चन में क्या बच्चे? द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। मतलब फार पॉइंट को फार यहां तक दे सकता है। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दम। फार पॉइंट उसका, वैसे तो फार पॉइंट इन्फिनिटी है। ओके, फार पॉइंट कहाँ है? इन्फिनिटी है। सो सिक्स को हम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन, फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट
फॉर नॉर्मल आई क्या होता है बच्चों, आपको बताया हुआ, इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी, पर दिस इज ए डिफेक्टिव आई. So here far point is 80 centimeter, means person cannot see beyond 80 centimeter. Person cannot see beyond 80 centimeter. So far point, what is the nature and power of the lens required? आपको power of the lens निकालना है. What you have to find? Power. Power means or F निकालना है. क्योंकि you know power is equal to 1 upon F. So 1 upon F आएगा तो power आ जाएगा. Okay. So far point of a myopic person is 80 centimeter. So अब what lens you will use? अब ऑब्जेक्ट है बहुत दूर, तो what we will use? आपको मालूम है ऐसे में we use concave lens. We know that, but still we will calculate focal length. Okay. So क्या है? So ऑब्जेक्ट फार पॉइंट में क्या होता है? ऐसे दूर ऑब्जेक्ट है, सो एक ये कॉन्केव लेंस होगा, ये इमेज को इसके कहाँ बना देगा, जहां तक वो ऑब्जेक्ट देख सकता है, यहाँ कहीं बना देगा. ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली तो इन्फिनिटी पर है, पर इसकी इमेज बना देगा यहाँ पे, विच इज 80 सेंटीमीटर, बिकॉज 80 सेंटीमीटर तक पर्सन कैन सी. सो इस केस में u इज इन्फिनिटी हम मानेंगे, इज फार, v इज 80 सेंटीमीटर. So 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. So this is equal to minus 1 upon 80. v minus होगा because of sign convention. Minus ये भी infinity भी minus infinity होगा upon 1 upon minus infinity. So this is minus 1 upon 80 plus 1 upon infinity is 0. So f is equal to 1 upon f is equal to 1 upon 80 minus 1 upon 80 centimeter. Okay. So we have to calculate power. Power is in diopter. और diopter में कब होती है? We have to convert it into meters. Whenever we have to calculate power, we have to convert centimeter into meter. So this is 1 upon 80 into सेंटीमीटर से इन, और आपको मिस्टर कंफ्यूजन होगा, सो आई विल राइट, और f इज इक्वल टू माइनस 80 सेंटीमीटर. सो f इज इक्वल टू माइनस 80 इंटू 1 अपॉन 100 मीटर. दिस ओवर 2 4 जा 2 5 जा. सो f इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5. सो power is 1 upon f, is 1 upon f, and 1 upon f means minus 5 upon 4 equals to minus 1.25 diopter. Negative sign, so means concave lens. Negative sign means concave lens. So this is the answer to your question number 6. So power of the lens required, the power of the lens is minus 1.25 diopter and it is a concave lens. So next is बच्चों question 7. This make a diagram to say hypermetropia. Diagram you can very well draw. Or the near point of a hypermetropia is near point, means near sightedness. पास का नहीं देख सकते. So near point of hypermetric eye is 1 meter, means actually normal is 25 centimeter तक का देख सकते हैं, but this person cannot see near less than 1 meter. Any object which is less than 1 meter तो नहीं देख सकते. So क्या होगा? What is the power of the lens required to correct this?
अब आपको यहाँ पे फिर पावर निकालनी है, पावर मीन्स और एफ निकालना, बात एक ही है, पहले एफ आएगा फिर पावर आएगी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन में किया। नियर पॉइंट आपको नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर होता है, दिस वी नो, अगर नहीं लिखा तो भी वी कैन एज्यूम इट इज 25 सेंटीमीटर। सो क्या होगा, ये हमें मालूम है कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, तो 1 मीटर है, 1 मीटर मीन्स ये कोई ऑब्जेक्ट है विच इज एट 1 मीटर, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, और I cannot see less than, so say our object is at, this is our object, this is 25 centimeter, this is our object. So what convex lens will do, convex lens will form the image at 1 meter, convex lens से image कहाँ form होगा, at 1 meter from the lens, so 1 meter से आई देख सकता है ना, 1 meter से I can see, so our this is u is equal to minus 25 centimeter and image will form is equal to minus 1 meter या minus 100 centimeter, 1 upon f is 1 upon v minus 1 upon u, so this is equal to minus 1 upon 100 minus 25, so this is equal to minus 1 upon 100 plus 1 upon 25, so आप LCM लेंगे 100, so this will be minus 1 plus 4, so is equal to 3 upon 100, or f is equal to 100 by 3 centimeter, और हमें पावर निकालनी है, so we have to convert it into meters, तो 100 by 3 into 1 upon 100 meter, 100 will cancel, so f is So f is 1 upon 3 meter, plus sign है, careful, so hence power जो कि 1 upon f होता है so is equal to plus 3 meter, so power plus 3, power is in diopter, focal length is in meter, power, so since it is positive sign, so hence कैसा लेंस होगा, hence lens is convex of plus 3D. Okay, so this is the question 7. Now with students we will now do some more questions, so let us try to do some more questions. These are the exemplars. So question 1, a person cannot see distinctly object beyond 2 meter, 2 मीटर से दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, this defect can be corrected by using a lens of, oh, now the question is कि कैसा लेंस यूज होगा by, और उसका क्या पावर होगा, so try to do it students.
नाउ कैन नॉट सी बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर से दूर का नहीं, वैसे तो नॉर्मल आई कैन सी अप टू इंफिनिटी, सो हियर पर्सन कैन नॉट सी बियॉन्ड 2 मीटर मीन्स इंफिनिटी वाला तो बिल्कुल नहीं देख सकता, 2 मीटर से आगे का भी नहीं देख सकता, मतलब उसको दूर का देखने में प्रॉब्लम है। सो इट इज ए मायोपिक आई, मायोपिक आई। ओके ओके, सो से द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, क्योंकि हमको मानना है से अगर हमने चश्मा लगवाया तो हमें तो दूर का भी देखना चाहिए ना, हमारा लेंस कैसा होना चाहिए कि हमको इंफिनिटी का भी नॉर्मल जैसी आई हो जानी चाहिए, नॉर्मल जैसी आई मींस इंफिनिटी तक दिखना चाहिए। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इज एट इंफिनिटी, और चश्मा लगा लिया तो इंफिनिटी वाला भी दिखना चाहिए, तो हमें वो कैसा चश्मा होना चाहिए जो इंफिनिटी तक, तो क्या करेगा ये एक कॉनकेव लेंस होगा, ये कॉनकेव लेंस होगा, ये इंफिनिटी वाली जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यहाँ 2 मीटर पे बना देगा, 2 मीटर पे इसकी इमेज बना देगा, इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की यहाँ इमेज बन जाएगी। सो U इज इंफिनिटी बिकॉज ऑफ लेफ्ट साइड में है, सो साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस इंफिनिटी, एंड V इमेज इज -2 मीटर, so 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u, so ये क्या हो जाएगा equals to 1 upon -2 minus 1 upon minus infinity, so this is -1 upon 2 plus 0, 1 upon infinity is 0, so 1 upon f is, so आपको तो पावर निकालना है, so power is equal to 1 upon f is equal to -1 upon 2, so this is equal to -0.5 diopter, so unit is in meters, focal length meters में आएगा because v is in meters, so your question is -0.5 b, b is the answer, so your answer is b. So this is your answer. Concave negative sign आया means concave lens. Okay. अब बच्चों second question. A student sitting on the last bench can read the letters written on the blackboard, but is not able to read the letter written in his text. Means दूर का उसको दिखाई देता है, ब्लैकबोर्ड दिखाई देता है, पर बुक नहीं दिखती, मीन्स उसको नियर साइटेडनेस है। Which of the following statement is correct? The near point of his eye has receded away. The near point of his eye has come closer. The far point, far तो उसका ठीक है, नियर पॉइंट उसकी दूर हो गई है, जो नॉर्मल 25 सेंटीमीटर थी वो अब उसकी नियर पॉइंट दूर हो गई है, तभी रिसीड कर गया, सो नियर पॉइंट हैज रिसीडेड अवे, है ना, नियर पॉइंट दूर हो गई है, 25 सेंटीमीटर नहीं रही है, मोर देन 20, रिसीडेड अवे मींस क्या है, मोर देन 25 सेंटीमीटर हो गया। ओके, ए प्रिज्म ABC is placed in different orientations में है। A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in figure this. In which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds to the color of the sky? So corresponds to the color of the sky, मतलब ब्लू। वैसे बच्चों इस नॉर्मल में अगर कोई व्हाइट लाइट आती है, अगर ये व्हाइट लाइट है तो क्या होता है, ऐसे डिस्पर्शन होता है ऐसे, और ये वॉयलेट होता है, ये रेड होता है,
बीच में बाकी कलर्स होते हैं। अब वो कह रहे हैं टॉप से हो जाए, टॉप से थर्ड, मतलब ब्लू कलर अभी तो क्या है, ये इसमें नॉर्मल इस पोजीशन में VIBGYOR, ब्लू थर्ड है, नीचे से थर्ड है। वो कह रहा है ऊपर से, द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, टॉप से मतलब ये येलो जो है, जहां पर अभी येलो है टॉप से इस डायग्राम में, वो कह रहा है वो नॉर्मल में क्या हो, टॉप से ब्लू हो जाए। तो आपका आंसर क्या होगा, कौन सी पोजीशन में आएगा वो? इस नॉर्मल में तो ऐसे ही आता है, वॉयलेट नीचे रेड ऊपर, और ब्लू विल बी थर्ड फ्रॉम द बॉटम। नाउ ब्लू को थर्ड फ्रॉम द टॉप होना है, मीन्स पूरा स्पेक्ट्रम को उल्टा हो जाए। सो ये वाला, ये प्रिज्म भी उल्टा करना पड़ेगा। बेस जो था BC, ये ऊपर चला गया, ये देखो बेस ऊपर चला गया, ये एपेक्स इसका ए जो है डाउन आ गया। सो दिस इज द आंसर, मतलब सेकंड, उल्टा हो गया स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होगा, इसमें जो बनेगा डायग्राम, सो उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा मीन्स इसमें वॉयलेट इधर चला जाएगा, रेड इधर हो जाएगा, और बीच में इंडिगो और ब्लू, बी थर्ड फ्रॉम टॉप जो है ब्लू हो जाएगा। कलर ऑफ द स्काई मीन्स ब्लू कलर, टू द कलर ऑफ द स्काई, है ना। कलर ऑफ द स्काई का मीनिंग यहाँ पे उसने ब्लू लिखा नहीं है, सो आपको मानना पड़ेगा ब्लू। ओके। एट नून द सन अपीयर्स वाइट, नून में सन वाइट अपीयर होता है, आप देखोगे तो। सो बिकॉज नून, सन जो है नून में बिल्कुल पास होता है, नून में मीन्स हमारे हेड के ऊपर सन होता है एट नून। सो सन इज नियरेस्ट, सन इज नियरेस्ट टू द अर्थ एट दैट टाइम। सो जब नियर होगा तो स्कैटरिंग सबसे कम होगी। तो आंसर क्या आ गया, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट आर स्कैटर्ड अवे, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, द रेड कलर इज स्कैटर्ड। नो, sun appears white because light is least scattered, because it is nearer to the earth, स्कैटरिंग बहुत कम होगी। ओके, जितना दूर होगा सन उतनी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, इवनिंग में बहुत दूर हो जाता है, सो स्कैटरिंग ज्यादा होती है। ओके, which of the following phenomena of light are involved in the formation of a rainbow? And now the question is, कौन सा फिनोमिना है, मैंने अभी रेनबो का बताया था। सो क्या होता है उसमें, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है, सब होता है। सो आपका आंसर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, सबसे पहले रिफ्लेक्शन नहीं होता, सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है। आंसर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, ये सी है, सी इज द आंसर। रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है। सो ठीक है ना, आप ए आंसर नहीं लिखोगे, ए में फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, आपके केस में फर्स्ट रिफ्लेक्शन होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर में क्या होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए, अभी बताया था, स्कैटरिंग। ट्विंकलिंग ऑफ द क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट, नो, ये तो डिस्पर्शन वगैरह से तो क्या होता है, रेनबो फॉर्म होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है ना, वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है एटमॉस्फेयर का। तो आंसर इज बी, जो भी ऊपर मैंने रेनबो का बताया भी था आपको, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। ओके, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, हाँ, क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू क्यों होता है, सब वही रिपीटिशन है, बिकॉज वॉयलेट एंड ब्लू लाइट जो होती है वो उनकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, बिकॉज फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल जो डिस्पर्शन होता है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द पार्टिकल एंड पर। जब साइज ऑफ द पार्टिकल कम होता है तो वॉयलेट, इंडिगो, इस टाइप की लाइट ज्यादा स्कैटर होती है। सो वॉयलेट एंड इंडिगो, ये सी आंसर होगा, वॉयलेट एंड इंडिगो गेट स्कैटर मोर देन लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, because of small size of
डस्ट वगैरह जो भी पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में। ओके, which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? different color जो propagate करते हैं, so कौन सी statement ठीक है इनमें से? 8th question, red light moves faster, no। बच्चों एक चीज याद रखना, इसमें वेलोसिटी जो है हर कलर की, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जस्ट रिमेंबर ऑलवेज velocity of all colors of light is same। velocity चीज का कलर से चेंज नहीं होती है, कोई भी कलर हो लाइट का, velocity is always same। ओके, तो रेड लाइट मूव फास्टेस्ट, नो, क्योंकि कोई फास्टेस्ट तो स्लो तो कलर के हिसाब से होता ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ब्लू कलर, ये फिर ये वही बात नहीं हो सकता, क्योंकि सभी कलर की लाइट एक ही स्पीड से चलती है। ऑल द कलर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ मूव विद सेम स्पीड, बिल्कुल ठीक है। येलो लाइट मूव विद द मीन, नो, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर इज सी। ओके, डिफरेंट कलर जब भी प्रोपेगेट करते हैं तो सबकी लाइट, सभी कलर्स की वेलोसिटी सेम होती है। ओके, द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग आर रेड। ऊपर जो हमने देखा होगा कभी कभी सिग्नल इंडिकेशन लगा होता है, रेड कलर की लाइट लगी होती है ताकि कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उससे टकराए ना। जो टॉल बिल्डिंग्स, बहुत हाई बिल्डिंग्स होती है वहां, दीज कैन बी इजिली सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, बिकॉज, क्यों, दूर से वो दिखते भी हैं, बिकॉज all other colors, because among all the color the red light क्या करती है, scatter the more, no, ज्यादा स्कैटर होगी तो फिर तो दिखेगी ही नहीं। scattered the least, yes, is absorbed, absorb हो जाएगी तो कैसे दिखे, moves fastest, ये तो है ही नहीं, स्पीड की बात तो होती ही नहीं है सबका, तो आंसर इज बी, 9th का बी, ये जो है क्या सबसे कम स्कैटरिंग होती है, इसलिए हमने ऊपर लिखा ना ब्लू कलर, ये 7th क्वेश्चन में ब्लू वायलेट कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, तो रेड की कम होती है एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग, इसीलिए रेड कलर को दूर से, रेड जो रेड लाइट होती है सिग्नल्स पे, ट्रैफिक सिग्नल्स, वो भी रेड कलर के होते हैं ताकि दूर से आपको दिखे। तो दूसरा कलर यूज करेंगे तो स्कैटरिंग होगी, सो दूर से दिखने के लिए। अब उसमें देखो आप, ये शुरू के 3 कलर नहीं होते रेड लाइट सिग्नल में, अगर आप देखोगे तो क्या होता है रेड लाइट सिग्नल में, एक ग्रीन होता है, वहां पे ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है एंड रेड होता है सिग्नल में, सिग्नल लाइट। तो आपका स्पेक्ट्रम है विबग्योर, VIBGYOR, है ना, ये है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, शुरू के 3 कलर तो लिए ही नहीं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है। कौन सा लिया, ग्रीन लिया, ऑरेंज लिया, रेड लिया, 3 कलर लिए, सो ताकि दूर से दिखाई दे और कम स्कैटरिंग होती है इनमें। ओके, which of the following phenomena contributes significantly to the reddish appearance of the sun at sunset or sunrise? सनसेट और सनराइज जो मैंने आपको बताया था, उसमें वो रेडिश कलर होता है, उसका क्या फिनोमिना है, वो कौन से फिनोमिना के कारण होता है? सो अगेन यहाँ पे इवनिंग में सन इज, इवनिंग में क्या होता है सनसेट सनराइज में, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज मैक्सिमम, है ना, इज मैक्सिमम। सो क्या होगा, जितना दूर होगा उतनी ब्लू कलर की लाइट तो स्कैटर कर जाएंगी, सो हमारे तक कौन सी पहुंचेगी, रेड लाइट। सो
only red light will reach to the earth surface, है ना, as other colors will get scattered. और वॉयलेट इंडिगो तो पक्का बहुत ज्यादा स्कैटरिंग हो जाएगी, सो बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग होता है। सो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता भी दिया क्यों रेडिश होता है। ओके, अब नेक्स्ट इज द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, ब्लूइश कलर क्या होता है, अगेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डीप सी में आप नीचे देखते हो आप ब्लू कलर पानी का दिखता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट, when light ray enter the eye, most of the reflection, हाँ, लाइट रे जब एंटर करती है आई में तो रिफ्लेक्शन कहाँ हो जाता है, रिफ्लेक्शन कब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों होता है, चेंज ऑफ मीडियम। रिफ्लेक्शन होता है इज ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम। तो जैसे ही आई में एंटर करेगा तो मीडियम चेंज हो गया लाइट का, पहले एयर में थी लाइट, अब जैसे आई में एंटर करने लगी मीडियम चेंज। तो सबसे पहले आई का कौन सा पार्ट होता है, सबसे आगे, विच पार्ट वी हैव, मोस्ट ऑफ द, कहाँ होता है, आउटर सरफेस पे, कॉर्निया, सबसे आगे कॉर्निया होता है, बाकी चीजें अंदर होती है, आइरिस, प्यूपिल, क्रिस्टलाइन लेंस सब अंदर होते हैं, सबसे फर्स्ट क्या आता है, कॉर्निया आ जाता है। सो सबसे ज्यादा वहीं पे रिफ्लेक्शन हो, बाकी जगह भी होता है अंदर, क्योंकि मीडियम तो चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे आई अंदर। सो सबसे फर्स्ट मैक्सिमम यही हो जाता है रिफ्लेक्शन, कॉर्निया पर, आउटर सरफेस। ओके, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल, फोकल लेंथ आई लेंस की बढ़ती है, क्यों, आपको मालूम है, मसल्स के कारण है। सो मसल्स क्या होता है फोकल लेंथ में, आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम्स थिनर। जय मैंने आपको पहले भी बताया था, जब फोकल लेंथ बढ़ती है तो लेंस का थिकनेस जो है कम हो जाती है। जब फोकल लेंथ कम होती है, अगर आप एक सर्कल बनाओ कम रेडियस का और ज्यादा रेडियस का, तो कम रेडियस का सर्कल ऐसे बनेगा, ज्यादा ऐसा होगा, और जो ज्यादा रेडियस का बनाओगे तो ऐसा फ्लैट बनेगा, है ना। कम रेडियस कैसा बनेगा और ज्यादा रेडियस का ना ऐसे फ्लैट बनेगा। सो थिकनेस, कम रेडियस में थिकनेस लेंस की ज्यादा हो जाती है। सो focal length of the eye line increases when eye muscles are relaxed and lens become thinner. A is the answer. लेंस तभी फोकल लेंथ बढ़ती है जब लेंस थिन हो जाता है, और वो कैसे होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं, तो मसल्स प्रेस करेंगी तो थिकनेस बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि अगर आप बैलून ले लो, उसको साइड से प्रेस करो, दोनों साइड से, जितना प्रेस करोगे उतना वो थिक हो जाएगा सेंटर से, और जितना स्ट्रेच करोगे वो पतला हो जाएगा बैलून सेंटर से। ओके, which of the following statement is correct? A person with myopic can see, this myopic person can see distant object clearly. A person with hypermetropia can see near objects clearly. A person with myopia can see nearby objects clearly. So, which of the following statement is correct? So, answer is C. Okay. So, बच्चों ये तो हो गए क्वेश्चंस इसके। अब नेक्स्ट क्लास में
कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप जो भी कुछ क्वेरी हो आपको या कुछ पूछना हो दोबारा, so you can very well write me. Okay, goodbye, take care and study well.